आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन। मूल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हिमाचल से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सीएम ने आज अपना टेस्ट कराया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब एक हफ्ते तक के लिए मुख्यमंत्री होम आइसोलेशन में रहेंगे। एक दो दिन पहले कोरोना के लक्षण उनमें दिखाई दिए थे। अब एक हफ्ते तक सीएम आइसोलेट रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव है और एक दो दिन पहले ही उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस टेस्ट के रिपोर्ट के आते ही मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। एक दो दिन पहले ही उनके अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने ये टेस्ट कराया। एक हफ्ते तक अब वो आइसोलेट रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव हैं। सीएम ने आज अपना कोविड टेस्ट कराया था जिसके बाद उनकी रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव है। अब एक हफ्ते के लिए वो आइसोलेट रहेंगे। 2 दिन पहले ही उनमें लक्षण दिखाई दिए थे जिसके बाद आज सीएम ने अपना टेस्ट करवाया कोविड-19 का जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले जो कोरोना के लक्षण दिखे थे उसके चलते ही मुख्यमंत्री की तरफ से टेस्ट करवाया गया था। अब एक हफ्ते तक मुख्यमंत्री होम आइसोलेशन में रहेंगे। और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर फोन लाइन जुड़ गए हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है, क्या और जानकारी है? बिल्कुल सुदेश, देखिए आज ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कोरोना टेस्ट हुआ है। जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। तो हालांकि मुख्यमंत्री पिछले एक सप्ताह से ही जो है अपने सरकारी आवास में ही होम क्वारंटीन थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब मनाली का दौरा हुआ था, अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन हुआ था, उस दौरान मुख्यमंत्री बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के संपर्क में आए थे जो 2 तारीख को ही यानी 2 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री 4 अक्टूबर से अब तक जो है लगातार अपने घर में ही थे और वो बाहर भी नहीं गए, ना कोई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम जो है वो वर्चुअल माध्यम से हुए हैं और इसके बाद से आज जो कोरोना टेस्ट की उनकी रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। तो अब अगले एक सप्ताह तक वो घर में ही अपने आवास में, जो सरकारी आवास ओक ओवर है वहां पर वो होम आइसोलेट रहेंगे। इसी वजह से आज मुख्यमंत्री को एक कार्यक्रम में भी शिरकत करनी थी वर्चुअल माध्यम से अपने ही सरकारी आवास में, लेकिन वो वहां नहीं आए और अपने जो उनका कमरा है अपना, वहां से ही वो अपने मोबाइल फोन के जरिए वर्चुअल माध्यम से उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाली लेह मार्ग के बीच में 2 पुलों का आज उद्घाटन किया है, जिसमें एक पलचान में और एक दारचा में बना है, जो लाहौल स्पीति में ये दारचा पड़ता है। तो वहां पर ये उद्घाटन किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री को जो है वो फिर वर्चुअल माध्यम से ही मौजूद रहे। हालांकि प्रदीप, उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी, क्योंकि 2 दिन पहले उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे जिसके बाद अब ये टेस्ट हुआ है, लेकिन क्या उसके बाद उनके हालात सुधरे हैं, स्थिति सुधरी है, किस तरह की कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जो हमें जानकारी मिली है उसमें मुख्यमंत्री को हल्के लक्षण कोरोना के नजर आ रहे थे और एहतियात के तौर पर आज वो कोरोना टेस्ट उनकी तरफ से करवाया गया है। हालांकि ज्यादा लक्षण नहीं थे और जब से वो होम आइसोलेट थे यानी एक सप्ताह पहले से ही, तो उनमें लक्षण जैसी कोई बात नहीं थी। केवल 2 दिन से हल्के लक्षण उन्हें नजर आ रहे थे, तो उसी वजह से आज एहतियात के तौर पर उनका जो है कोरोना टेस्ट करवाया गया और उसके बाद जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो डॉक्टरों ने, जो चिकित्सकों ने जो उनको सलाह दी है, तो उन्हें आइसोलेट होने की सलाह दी है। लेकिन मुख्यमंत्री की हालत बिल्कुल ठीक है और वो जो लगातार जो अपने अधिकारी है उनके साथ भी टेलीफोन के जरिए संपर्क में है। बाकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं उनके साथ भी लगातार फोन के जरिए वो संपर्क में है, लेकिन एहतियात के तौर पर वो अपने आवास में ही आइसोलेट हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकले हैं फिलहाल। जी, शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आज उनका टेस्ट हुआ, उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले ही उनमें हल्के लक्षण दिखाई दिए थे कोरोना के, जिसके चलते उन्होंने एहतियातन आज ये टेस्ट करवाया। इसके बाद वो एक हफ्ते तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। अगली बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से। बड़ौदा उपचुनाव पर सीएम का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार। हुड्डा की चुनौती पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि साधारण कार्यकर्ता भी उन्हें हराने का दम रखता है। हुड्डा ने सीएम को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। इसी
चुनौती पर अब मुख्यमंत्री की तरफ से उन पर पलटवार किया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी पर फैसला करेगी। ये भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से साफ किया गया कि बड़ौदा उपचुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, इसका फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जो चुनौती पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी गई थी, उस पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि साधारण कार्यकर्ता भी उन्हें हराने का दम रखता है। उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया उन्होंने। हम तो कहते हैं वो प्रयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। जैसे जींद में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी हम सामान्य कार्यकर्ता से, वहीं स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको हराने का काम हम करेंगे। लोकतंत्र में स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ें, हम उनको सबको समझा लेते हैं। हमारी जो पद्धति है, प्रदेश की चुनाव समिति, उसके बाद केंद्र में चुनाव समिति जो फाइनल करती है उसको सब कार्यकर्ता। और अब आपको हुड्डा का वो बयान भी सुनाते हैं जब उन्होंने विकास के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल को बड़ौदा उपचुनाव लड़ने की चुनौती दी थी और इसके जवाब में सीएम ने क्या कहा वो भी सुनिए। है कोई 6 साल में उन्होंने बड़ौदा में बहुत कुछ काम कर दिया है और हमने कुछ नहीं किया है, तो मेरे को मंजूर है। 16 तारीख आखिरी नामांकन की तिथि है। मुख्यमंत्री जी आगे भर दें, मैं भी भर दूंगा, फैसला कर दें, जो लोग बड़ौदा फैसला करेंगे मेरे को मंजूर होगा जी। क्या इसमें आप चुनाव में कांग्रेस सरकार की विफलता को लेकर मैदान में रहेंगे सर? बड़ौदा तो ये मौजूदा बीजेपी की सरकार की विफलता और हमारी उपलब्धियां, यही मुद्दे हैं। आज देखो ना कानून व्यवस्था क्या है, ऐसा है प्रदेश में जैसे सरकारी ना। उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया उन्होंने। हम तो कहते हैं वो प्रयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। जैसे जींद में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी हम सामान्य कार्यकर्ता से, वहीं स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको हराने का काम हम करेंगे। लोकतंत्र में स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ें, हम उनको सबको समझा लेते हैं। हमारी जो पद्धति है, प्रदेश की चुनाव समिति, उसके बाद केंद्र में चुनाव समिति जो फाइनल करती है उसको सब कार्यकर्ता मानते हैं। और अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। केंद्र से बातचीत पर अब किसान संगठनों में मतभेद उभर आए हैं। बीकेयू उग्राहा केंद्र से बातचीत को तैयार है, हम बातचीत के लिए जा रहे हैं, ये बीकेयू उग्राहा की तरफ से कहा गया। कल की किसान संगठनों की बैठक से दूरी बनाई हुई है, हम चंडीगढ़ की बैठक पे शामिल नहीं होंगे, साफ कर दिया गया बीकेयू उग्राहा की तरफ से। केंद्र सरकार ने कुल 29 किसान संगठनों को बातचीत का न्योता भेजा है और इस बातचीत के लिए उग्राहा की तरफ से भी अपनी सहमति दे दी गई है, लेकिन चंडीगढ़ की बैठक पे बीकेयू उग्राहा शामिल नहीं होगी। किसान आंदोलन पर यह बड़ी खबर आपको बता रही है कि केंद्र से बातचीत पर संगठनों में अब मतभेद आ गए हैं। बीकेयू उग्राहा केंद्र से बातचीत को तैयार है और बीकेयू उग्राहा की तरफ से कहा गया कि हम बातचीत के लिए जा रहे हैं, कल के किसान संगठनों की बैठक से वो दूरी बनाए रखेंगे, हम चंडीगढ़ की बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये भी साफ कर दिया गया। लेकिन केंद्र से बातचीत के लिए वो जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कुल 29 किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया है और इस न्योते को बीकेयू उग्राहा ने स्वीकार कर किया है, जिसके तहत वो अब दिल्ली में जाएंगे, केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे, लेकिन चंडीगढ़ में कल जो किसान संगठनों की बैठक होगी उसमें शामिल नहीं होंगे। सारियां जथेबंदियां जिन्नियां लड़ रही हैं उन्होंने सद्दा है, मेरे ख्याल में सारियां जाणगियां, क्योंकि ना जाण दा तां सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ।
बरनाला से मेरे सहयोगी आशीष शर्मा फोन लाइन जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी के साथ। आशीष, अब किसान जथेबंदियां जो किसानों के हक में मोर्चे पर डटी हुई थी, उन्हीं के बीच में मतभेद आ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की तरफ से साफ कर दिया गया कि कल चंडीगढ़ की बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन केंद्र के साथ बातचीत में शामिल होंगे। किस बात को लेकर यह मतभेद उठा है और क्यों एक धड़ा केंद्र से बातचीत को राजी हो गया? जैसे पंजाब की 30 जथेबंदियों की तरफ से लगातार खेती कानून के खिलाफ धरने प्रदर्शन जारी है, वहीं पे जो केंद्र की तरफ से जो किसान जथेबंदियों को बुलावा दिया गया 14 तारीख को लेकर, कल 13 तारीख को चंडीगढ़ किसान भवन में मीटिंग रखी गई है 29 जथेबंदियों में, जिसमें कुछ जथेबंदी नाराजगी पाई जा रही है। वहीं वीके जो उग्राहा का कहना है कि हमारा इनके साथ तालमेल कमेटी की तरफ से हमारा इनके साथ गठजोड़ था, इसलिए हम अपना संघर्ष अलग से लड़ेंगे और हम केंद्र ने बुलाया तो हम केंद्र में वहां जाएंगे, पर हमारा मुद्दा यही है कि खेती बिल वापस लिया जाए। चंडीगढ़ की मीटिंग को उनको कहा है कि ये इन जथेबंदियों की मीटिंग है, हम इस मीटिंग में नहीं शामिल होंगे। उनका कहना है कि केंद्र के खिलाफ हमारा यही है कि ये जो बिल कानून लाया गया इसको वापस लिया जाए, तो जन के वापस नहीं होगा तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे और कोई जथेबंदियां केंद्र के साथ कोई समझौता कर ले, पर हम नहीं समझौता करेंगे। जी शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो बीकेयू उग्राहा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो केंद्र के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बाकी किसान जथेबंदियां अभी भी इस बात पर अड़ी हुई हैं कि पहले किसान कानूनों को वापस लिया जाए और किसानों के हक की बात केंद्र सरकार करे। अब देखना ये होगा कि ये जो किसानों के हक की लड़ाई है क्या और नया रुख अख्तियार करती है। इससे पहले किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने केंद्र के न्योते को ठुकरा दिया था। ਜਿਹੜੀ चिट्ठी आई ਉਹਦੇ ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਾਂ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ स्वयं मीटिंग सदन, सारे देश ਦੇ सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी किसान संगठन दोफाड़ हो गए। सिरसा से बड़ी खबर, सिरसा में दोफाड़ हुआ, किसानों का आंदोलन, लघु सचिवालय के बाहर दूसरे गुट का धरना शुरू हुआ। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। 6 अक्टूबर को घेराव में एकजुट थे किसान संगठन, अब 17 अक्टूबर को आंदोलन की अगली रणनीति बनाई जाएगी। धरना चल रहा है, वो भी जो सरकार ने 3 अध्यादेश लाए हैं, किसान मारू अध्यादेश हैं, उनके खिलाफ विरोध हम आज से नहीं बहुत दिनों से कर रहे हैं। जुलाई से हम चले हैं। वो हमारी मीटिंग कुरुक्षेत्र में हुई है, वहाँ 11 संगठन हमारे साथ थे और उन्होंने यही आदेश किया कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जहाँ आपको बैठेंगे धरना एक लगाओ सभी जगह पे, ताकि 26/11 बहुत दूर पड़ी है और 3 नवंबर का जो हमारा नेशनल हाईवे जाम करने का प्रोग्राम है, वहाँ तक हम कुछ ना कुछ करते रहें ताकि जो रोष प्रदर्शन हमारे चलते रहे। एक और बड़ी खबर, फतेहाबाद में भी किसान संगठन लामबंद हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की तैयारी है। 26 और 27 अक्टूबर को दिल्ली में कूच का ऐलान किया है। केंद्र से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने की मांग किसान संगठन कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे कि किसान एक बार फिर से लामबंद हुए हैं। फतेहाबाद में किसान संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 26 और 27 अक्टूबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। केंद्र से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने की किसान संगठन मांग कर रहे हैं। आज का जो धरना है हमारा, खेती बचाओ संघर्ष कमेटी जो पिछले दिनों हमने मेरा पानी मेरे विरासत वाली जो लड़ाई हमने जीती थी उसने रखा है आज का जो कार्यक्रम है। जो पिछले दिनों मोदी सरकार ने तीन जो कानून पास किए हैं उसके विरोध में आज ये धरना हमारा चल रहा है। हमारी मांग है जो किसानों की जो धान की फसल है वो उस एमएसपी पर खरीदी जाए और जो सेलरों में
चावल यूपी बिहार से आकर अभी चावल लगने लग रहा है, उस पर रोक लगाई जाए और इसके बारे में हमारा ये धरना। वहीं सरकार अनाज मंडियों में बेहतर इंतजाम के चाहे कितने दावे कर ले, लेकिन हकीकत में ऐसा दिखता नहीं है। करनाल की इंद्री अनाज मंडी में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों की तादाद में किसान धान की ट्रोलियां लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन फसल बेचने के लिए इन्हें घंटों कतार में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर तक सड़क किनारे धान की ट्रोलियां खड़ी हैं। तस्वीरें आपके सामने है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। समस्या बहुत आ रही जी। पहले तो मशीन के पीछे फिरना पड़ा जी, मशीन नहीं मिल के देते, जो यहाँ लेके आ जा फिर गेट पास, फिर मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बुरा हाल हो गया सरकार का, ना इतना बुरा हाल कर दिया कि हम ना मरने में छोटे ना जीने में छोटे। इतनी बुरी व्यवस्था सरकार ने कर दी हमारी कि हम इतना तो बुरा हाल गन्ने में भी नहीं आया जितना बुरा हाल हमारा जीरी में कर दिया सरकार ने। तो लाइन में खड़े हैं किसान, सुबह से खड़े, कोई 2 बजे से खड़ा, कोई 3 बजे से खड़ा, कोई 5 बजे से खड़ा, और अभी भी कोई समाधान नहीं है कि हम जीरी अपनी शाम तक उतार पाएंगे। लगता है कि शाम का रात यहीं कटेगी हमारी, तो ये लगता है हमें। तो ट्रैक्टर में बैठे हैं, पता नहीं कब नंबर आएगा, कब हमारी जीरी उतरेगी। इतना बुरा हाल सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर पंजाब से, जहां पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा। बठिंडा में बेखौफ होकर किसान पराली जला रहे हैं। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों की सफाई यह है कि मजबूरी में किया जा रहा है। किसानों ने सरकार से 200 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मांगा है। किसानों की तरफ से यह कहा गया कि वो मजबूरी में पराली जला रहे हैं, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो वहीं सरकार प्रशासन इस मामले पर सख्ती दिखा रहे हैं। किसानों से अपील भी की जा रही, लेकिन जहां पर किसान अपील का पालन नहीं कर रहे, पराली जला रहे हैं, उनके खिलाफ आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पंजाब में लेकिन पराली जलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आपको तस्वीरें बठिंडा की दिखा रहे, जहां पर किसान बेखौफ तरीके से पराली जला रहे हैं। किसानों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जताई, नारेबाजी करते हुए, और कहा कि मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਉਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ फसल बीजन वास्ते, अगली फसल बीजन वास्ते पराली नूं मचाउणा पैंदा है। हालांकि सरकारां कह रही ने असीं मुआवजे इंतजाम करांगे। दूसरे पासे पोल्यूशन नूं लैके हर बार इत्थे राजनीति भी हुंदी है। किसान अपने नाल, आपां किसानां नाल गलबात करदे हां। भाजी हर बार पराली दे मुद्दे ते राजनीति हुंदी है, तुसीं फिर भी जला रहे हो पराली। सरकार कह रही कि पराली किसान ना जलाउण, पिंडां च आके अवेयर भी कर रहे हैं किसानां। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਚੇ ਖੜੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਚੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਊ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜੂਗਾ। ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਰੂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜੇ 60 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 75 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 72 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
कैमरामैन राजेश के नाल सूरज भान, न्यूज़ 18 पंजाब, बठिंडा। वहीं सर्दी की दस्तक के साथ दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाए जाने और ओस से दिल्ली की हवा को खराब करना शुरू कर दिया है। प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत कम निकलें, अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर निकलते हैं तो कोरोना के साथ साथ इस प्रदूषण से भी अपने आप को बचाने के लिए मास्क जरूर पहने। घर में दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने का असर अब दिखने लगा है और पूरे क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पराली के अलावा निर्माण कार्यों, सड़कों के गड्ढे और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं दिल्ली एनसीआर की हवा खराब कर रहा है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की बनती है। अभी लॉकडाउन में देखा होगा कि मैंने देखा न्यूज में देखा था कि पंजाब से हिमालय दिखाई दे रहा था और आज दिल्ली से आपको तमिलनाडु दिखाई नहीं देगा, टॉप लेवल से भी। रीजन नहीं कि हम वाहन द्वारा चलाना, नियमों का अनदेखी करना, ये सब है और कुछ बाकी कुछ नहीं है। दिल्ली में कोरोना के साथ अब लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए भी मास्क पहनना जरूरी है। प्रदूषण के बढ़ने से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि पहले जो विजिबिलिटी थी उस विजिबिलिटी के मुताबिक अब धुंधला आपको फिलहाल दिखेगा। ये पूरा जो इलाका है पहले आपको साफ दिखता था, लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए आप देख सकते हैं कि अब पूरा स्टेशन है वो भी साफ नहीं दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है और प्रदूषण करने वाले संयंत्रों और निर्माण क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली एनसीआर में 25% प्रदूषण कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।